नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अचानक किसी एक देश को टेरिटरी घोषित कर दिया जाए और यह दावा कोई छोटा देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर में से एक है, अमेरिका करे। अब सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है क्या? क्या इसके आसपास होने वाला तनाव सिर्फ ईरान, अमेरिका या गुल्फ कंट्रीज का मामला नहीं है? क्योंकि इसी रास्ते से दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। और अब इसी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर बेहद आक्रामक बयान सामने आया है। दूसरी तरफ अगर बात करें ईरान की, तो ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधा जवाब दिया जा रहा है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंटरेस्ट तो तब जगता है क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि तेल को लेकर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर पड़ने वाला तो हमारे कंट्री पर। गल्फ कंट्रीज, यूरोप में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ग्लोबल ऑफ प्रैक्टिस इन्फ्लेशन, आने वाले यूएस मिडरेशन इलेक्शन तक सबसे इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो आखिर ट्रंप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या कॉन्फ्लिक्ट यूरोप तक पहुंच सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आने वाले समय में अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंसन पॉइंट बनने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेशन डिकोड में। आज की इस पूरी वीडियो में इसी पूरे घटनाक्रम को जानेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मैप पर, एक समझेंगे इसके जरिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज यह एक बेहद संकरा चौक पॉइंट है जो पेरिस गुल्फ को ओमान और आगे अराबियन सी से जोड़ता है। यानी मिडिल ईस्ट से निकलने वाली एनर्जी शिपमेंट्स के लिए यह रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है। आज समझिए कि दुनिया के कई बड़े ऑयल और गैस प्रोडक्ट्स में रीजन में मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर जैसे देश की एनर्जी इकोनॉमी का ग्लोबल मार्केट कनेक्शन इसी बॉर्डर गल्फ रीजन के मैरिटाइम रूट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में शिपिंग बाधित होती है तो इसका असर सिर्फ एक रीजन पर नहीं पड़ता, ऑयल प्राइजेस पर पड़ सकती है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकते हैं, इंश्योरेंस महंगा हो सकता है और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है। यानी भारत, यूरोप, अमेरिका किसी भी इससे पूरी तरह अलग नहीं रखा जा सकता है। बात करते हैं ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वाला बयान। तो अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरे मामले को ज़्यादा चर्चा में ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर ऐसी भाषा इस्तेमाल की गई हैं जिसे फ्यूचर में अमेरिकन टेरिटरी घोषित करने की बात कही गई है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से हम लोग को समझ लेना चाहिए, किसी स्ट्रेटेजिक वेटरेव ने किसी देश का हिस्सा घोषित कर देना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई देश वास्तव में किसी दूसरे देश का सॉवरेन रीजन या इंटरनेशनल वाटर पे कंट्रोल स्थापित करता है या कोशिश करता है, तो उसके इंटरनेशनल लीगल और जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के इस तरह के बयान को सामान्य पॉलिटिकल रेयतिक की तरह नज़रअंदाज करना भी आसान नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पहले से ही टेंशन बहुत ज़्यादा है। और ऐसे समय में अगर अमेरिका यह संकेत देता है कि वह स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर परमानेंट कंट्रोल चाहता है तो ईरान इसे किस तरह देखेगा? ऑब्वियसली एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट के रूप में देखेगा, क्योंकि ईरान का जवाब कैलिफोर्निया वाला मैप के जरिए आप अगर देखेंगे तो ट्रंप की तरफ से अमेरिका की टेरिटोरियल एम्बिटेशन को लेकर स्टेटमेंट्स के बाद ईरान की तरफ से मॉकिंग रिस्पांस सामने आया है। ईरान लिंक्ड डिप्लोमेटिक मैसेजिंग के एक मैप के जरिए अमेरिका को जवाब देने की कोशिश की गई। इसमें कैलिफोर्निया और ईरान की टेरिटरी की तरह दिखाने का मजाकिया रेफरेंस दिया गया। अब देखिए, ईरान का मैसेज बेसिकली यह है कि अगर आपके हमारे टेरिटरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अपना बताने की बात करेंगे तो हम आपकी टेरिटरियल क्लेम्स को उसी भाषा में मजाक बना सकते हैं। यही ऑब्वियसली कोई वास्तविक टेरिटरियल एक्सप्रेशंस नहीं है, यह एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक काउंटर मैसेज है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि इसके दोनों देशों के बीच रेटिक इंटेंसिटी समझ आती है। लेकिन अगर बात करते हैं तो ये पॉइंट आता है, क्या अमेरिका सच में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर कब्जा कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका चाहे तो वह क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर मिलिट्री डिप्लोमेट कर सकता है, यानी उस पर कब्जा और अपना हक जता सकता है? टेक्निकली अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्रीज में से एक है, बट उसके पास एयरक्राफ्ट कैरिज है, नेवी है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, एयर पावर्स भी हैं और मिडिल ईस्ट में पहले अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस भी रही हैं। लेकिन मिलिट्री पावर, परमानेंट टेरिटरी कंट्रोल को, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। किसी एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन करना एक बात है, लेकिन किसी स्ट्रेटेजिक वाटर पे परमानेंटली अपनी टेरिटरी घोषित करके उसे कंट्रोल रखना दूसरी बात है, क्योंकि यहाँ जियोग्राफी सबसे बड़ा फैक्टर बन जाती है। अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर है, दूसरी तरफ ईरान इसी रीजन में मौजूद है और ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और एसिमेट्रिक वारफेयर कैपेबिलिटीज हैं। यानी अगर कोई लॉन्ग टर्म एसोसिएशन परमानेंट कंट्रोल की कोशिश करता है
तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ समुद्री तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ईरान अगर जवाब देता है तो कहाँ कहाँ असर हो सकता है। अगर बात करते हैं ईरान इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया करता है तो यहाँ एक हाइपोथेटिकल एक्सटेंशन को समझिए। अगर ईरान और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ईरान सिर्फ अमेरिकन फोर्सेस इन द इमीडिएट गल्फ रीजन को टारगेट करने की कोशिश नहीं करता, ऐसा जरूरी नहीं है। ईरान के लिए अमेरिकन मिलिट्री नेटवर्क ज़्यादा बड़ा टारगेट हो सकता है। मिडिल ईस्ट में अगर देखेंगे तो मौजूद बेसिस के अलावा यूरोप में भी अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद है। इसीलिए कुछ एनालिटिक्स रिपोर्ट्स में यह पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ईरान अमेरिका इंटरेस्ट और मिलिट्री फैसिलिटीज़ को बॉर्डर जियोग्राफी को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, इसका मतलब यह नहीं कि यूरोप और ईरान मिसाइल अटैक होना तय है। यह एक पोटेंशियल एस्केलेशन स्कैनेरियो है और इसका डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो साइप्रस और बुल्गारिया क्यों चर्चा में आते हैं? अब मैप के जरिए हम इसको समझेंगे कि एक छोटा लेकिन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट आइसलैंड दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे कि यह मिडिल ईस्ट के काफ़ी करीब है और रीजन वेस्टर्न मिलिट्री ऑपरेशन के संदर्भ में इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रहा है। इसलिए अगर ईरान और वेस्टर्न पावर्स के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा एस्केलेट होता है तो साइप्रस जैसे लोकेशंस स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन में आ सकती हैं। इसके बाद आता है बुल्गारिया, यानी बुल्गारिया की अगर बात करेंगे तो इसको हम देखेंगे कि बुल्गारिया ब्लैक सी रीजन में नाटो का मेंबर है और अगर कॉन्फ्लिक्ट यूरोप तक फैलता है तो नाटो टेरिटरी और अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कोई भी इंसिडेंट बेहद सेंसिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक सवाल तुरंत उठेगा वहाँ पर कि अगर नाटो मेंबर के टेरिटरी पर हमला होता है तो नाटो को कलेक्टिव रिस्पांस पॉलिसी क्या होगी। यहीं से एक रीजनल वार पोटेंशियली एक मच बिगर इंटरनेशनल क्राइसिस में बदल सकती है। क्योंकि ईरान ऐसा क्यों करना चाहेगा? अब ईरान की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को समझेंगे तो ईरान के पास दो ही रास्ते हैं। पहला तो उसके पास ये रास्ता है कि कॉन्फ्लिक्ट और लिमिटेड को रखा जाए। दूसरा होता है अगर अमेरिका लगातार मिलिट्री प्रेजेंस को बनाए रखता है तो कॉन्फ्लिक्ट को कॉस्ट अमेरिका और उसके एलाइज के लिए बहुत बढ़ाई जाए। किसी भी वार में सिर्फ बैटलफील्ड पर जीतना ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर ओपोनेंट इकोनॉमी प्रेशर डाल सकते हैं, उसकी मिलिट्री लॉजिस्टिक एक्सपेंसिव बना सकते हैं, उसके एलाइज डिफेंसेस पोजीशन में ला सकते हैं और उसके डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स को बढ़ा सकते हैं। यही वजह है अगर ईरान कभी कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंडेड करने का फैसला करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ मिसाइल अटैक करना नहीं होगा। उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अमेरिका के लिए इस वार की पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाना। यानी अगर बात करेंगे सऊदी अरेबिया और तुर्की और पाकिस्तान का नया इक्वेशन क्या कहता है, तो अब मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे कि डिप्लोमेटिक पर ध्यान दीजिए। सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान के बीच डिफेंस कोऑपरेशंस में दिशा बढ़ाने की कदम को लेकर काफ़ी चर्चा है। अगर तीन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज अपने सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं तो इसका रीजनल बैलेंस पर असर पड़ सकता है। सऊदी अरेबिया के पास पैसा और एनर्जी पावर्स हैं, तुर्की के पास नाटो एक्सपीरियंस और सिग्निफिकेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान के पास अगर देखेंगे तो कॉन्फिडेंट मिलिट्री है, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं। अगर इन देशों के बीच डिफेंस कोऑर्डिनेशन वास्तव में मौजूद होता है तो मिडिल ईस्ट में ट्रेडिशनल अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन यहाँ हम एक भी डिस्टिनेशन रखना होगा। डिफेंस कोऑपरेशंस का मतलब यह नहीं है कि तीनों देश ऑटोमेटिकली किसी भी फ्यूचर वार को एक साथ ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिंगल है। अगर आप देखेंगे अमेरिका मिडिल ईस्ट में प्रेशर में क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पर तो सवाल उठता है कि अगर अमेरिका इतना पावरफुल है तो फिर मिडिल ईस्ट में इतनी कॉम्प्लेक्सन क्यों है? क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर बदल चुका है। आज सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्लाइटर जिसकी युद्ध नहीं जीता जाता। ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, साइबर वॉरफेयर हैं, चीप वेपन्स हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जियोग्राफी। यानी अमेरिका की दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री हो सकता है, लेकिन अगर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहा है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट और पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बढ़ते हैं और यही चीज़ है ईरान समझता है। अब आते हैं नवंबर 2026 मिड टर्म इलेक्शन पर, यानी जो ये यूएस में मतलब ये इलेक्शन आने वाले हैं 2026 में मिड टर्म। अगर आप देखेंगे तो इस पूरी कहानी को सबसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एंगल से अमेरिका में नवंबर 2026 में मिडरेशन इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिक्रिया आएंगे कि इलेक्शन कांग्रेस की पावर बैलेंसेस बदल सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट की पार्टी कांग्रेस में कमज़ोर हो जाती है तो प्रेसिडेंट के लिए लेजिस्लेशन पास करना, डोमेस्टिक एजेंडा को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है, ऑयल प्राइजेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, अमेरिकन
टैक्स प्रेयर्स और मिलिट्री स्पेंडिंग प्रेशर्स आता है तो अमेरिका सोल्जर्स पर कैलकुलेटिव बढ़ सकते हैं। इसका डोमेस्टिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है। यही वजह है कि किसी भी प्रेसिडेंट के लिए फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिटिकल अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। क्या ईरान ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन तक घसीटना चाहता है? अब यह एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी बनती है। अगर ईरान यह मानना है कि ट्रंप के लिए प्रोपेगेंडा ये बनता है कि पॉलिटिकली डैमेजिंग हो सकती है, तो ईरान कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी खत्म करने के बजाय अमेरिका की कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ईरान वास्तव में नवंबर तक वार को खींच पाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकता है। ट्रंप और मिलिट्री भी प्रेशर बढ़ा सकते हैं, डिप्लोमेटिक नेविगेशन शुरू हो सकती हैं, रीजनल मतलब मेनी ऑप्शंस हैं इनको खींचने की, और बहुत सारे ऑप्शन इसको बंद भी करने के। वार में सबसे डेंजरस चीज़ तो ये होती है कि आपको नहीं पता होगा कि अगला कदम क्या होगा। ट्रंप के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? अब वापस आते हैं ट्रंप के बयान पर, जब कोई लीडर ग्रीनलैंड, कनाडा, पैनामा कैनल या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेकर एग्रेसिव और रेतुस इस्तेमाल करता है, तो उसके पीछे सिर्फ टेरिशनल एम्बिशन देखना सही नहीं होगा। इसके पीछे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी हो सकती हैं। यह मैसेज भी हो सकता है कि अमेरिका कमज़ोर नहीं है, अमेरिका ग्लोबल अफेयर्स के पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका स्ट्रेटेजिक रूट पर अपना इन्फ्लुएंस रखेगा। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्ड कॉन्सिक्वेंस होते हैं। एक स्टेटमेंट में कभी कभी मार्केट को मूव कर सकता है, एलाइज अनकंफर्टेबल कर सकता है और एडवर्टीज और इंसुलेशंस का रीजन दे सकता है। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी को अगर लाइन से समझेंगे, इस मसले को समझेंगे, तो मामला सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का नहीं रहा है। मामला है अमेरिका बनाम ईरान की बढ़ती स्ट्रेटेजिक रिवैलिटी का। एक तरफ ट्रंप है तो अमेरिका को ज़्यादा एग्रेसिव ग्लोबल प्रेशर को दिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ईरान जो यह संदेश देना चाहता है कि अमेरिका जितना प्रेशर बढ़ाएगा, ईरान उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट इंपोज करने की कोशिश करेगा। बीच में सऊदी अरेबिया यानी तुर्की, पाकिस्तान और बाकी गल्फ कंट्रीज, और दूसरी तरफ यूरोप जहां अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद है और नाटो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स हैं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट सीमित रहता है तो सबसे बड़ा असर ऑयल प्राइसेस, रीजनल सिक्योरिटी होगा। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट यूरोप तक फैलता है तो मामला बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और यह नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन तक चलता रहेगा और उसी में देखने को मिलेगा। तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि अमेरिकन पॉलिटिकल भी पड़ सकता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे विवाद छिड़ चुके हैं। यह ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण चौक पॉइंट हो चुका है, और अगर यहाँ लंबे समय तक इंस्टेबिलिटी रहती है तो इसका असर आपकी और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक पहुँच सकती है। खासकर पेट्रोल महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट महंगे हो सकते हैं, इंपोर्ट गुड्स महंगे हो सकते हैं, और ग्लोबल इन्फ्लेक्शन प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखिए। पहली, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज शिपिंग सिचुएशंस, दूसरी, ईरान और अमेरिका के बीच मिलिट्री एस्केलेशंस, और तीसरा, नवंबर 2026 के अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन, क्योंकि इन तीनों का कनेक्शन आने वाले समय में पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिकल्स को प्रभावित कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में सिर्फ यूएस मिड टर्म इलेक्शन 2026 की डिटेल को मैं एक्सप्लेन करूं कि ट्रंप की पार्टी हारी तो क्या होगा, कांग्रेस का पावर बैलेंस कैसे बदलेगा, ईरान, रशिया, चाइना और इंडिया का असर पड़ेगा, और नवंबर 2026 के बाद डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी कितनी बदल सकती है, तो कमेंट में जरूर बताइए। मिड टर्म 2026 में इस पर एक अलग डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेशन डिकोर्स के साथ। आप सभी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।